गुड जी, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलो जी, शुरू किया जाए फिर। आओ जी। देखो जी, लास्ट क्लास में ना हम लोग जैसे मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने जैसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया था एक्चुअली। तो फ्रिक्शन की वजह से मतलब फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके या रबिंग का इस्तेमाल करके चार्जिंग कर सकते हैं बॉडीज की। तो दूसरा हमारे पास एक होता है मेथड ऑफ कंडक्शन। मेथड ऑफ कंडक्शन। अब ये क्या है, देखो जी, मेथड ऑफ कंडक्शन की अगर मैं बात करूं, मेथड ऑफ कंडक्शन ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में ना मेनली मेटल्स आ जाते हैं बेटा, ठीक है जी। और इनमें क्या होता है, कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन से हमारा मतलब ये है कि ये इजिली इलेक्ट्रॉन्स रहते तो सॉलिड के अंदर ही है, बट दे कैन इजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब उनको मूवमेंट के लिए उनके पास एनर्जी और जगह होती है एक्चुअली, है ना। मतलब उस तरह से पैक्ड नहीं है कि अपनी जगह से हिल ही ना सके एक्चुअली। तो दे कैन इजिली मूव फ्रॉम सॉलिड में एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उनके ऊपर एक्चुअली। अब ये मेथड काम कैसे करता है, देखो बहुत सिंपल है एक्चुअली, है ना। व्हेन अ चार्ज कंडक्टर, हम लोग एक चार्ज कंडक्टर ले लेते हैं। व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट with an uncharged conductor, the charge flows between the two conductors, between the two conductors, ठीक है जी। चार्ज फ्लोज बिटवीन द टू कंडक्टर्स। दिस वे the uncharged conductor, the uncharged conductor acquires charged, है ना। दिस वे द अनचार्ज कंडक्टर एक्वायर्स चार्ज। तो एक अनचार्ज कंडक्टर जो है ना, दैट रिक्वायर्स चार्ज बेसिकली। अब यहां पे जरा सोचो, देखो मान लो आपके पास एक कंडक्टर है ए, दूसरा कंडक्टर क्या है जी आपके पास, बी है जी। ए को आपने चार्ज किया हो बेटा, देखो से पॉजिटिवली चार्ज किया हो बेटा, तो मान लो चार्ज उस पर क्यू है। अब आप क्या करते हो जी, इनको कॉन्टेक्ट में ले आते हो आप एक्चुअली, समझ रहे हो। तो आप क्या करोगे, कॉन्टेक्ट में ले आओगे। एक चीज देखो ना, कांटेक्ट में लाने का मतलब पता है क्या हुआ, कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ से बी से, वो पता है किस तरफ चले जाएंगे, ए की तरफ। और ऐसा करने से ए का कुछ पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, बी में आ जाएगा एक्चुअली। तो इस सिचुएशन में होगा ये कि जब आप इनको थोड़ी देर बाद सेपरेट करोगे एक्चुअली, तो ए पे कुछ पॉजिटिव चार्ज अपना बच गया होगा, बी पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। मान लो ये Q1 हो गया होगा और ये Q2 हो गया होगा। तो अगर आप सिंपल यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखो, चार्ज कंजर्व करोगे ना, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अगर आप देखोगे Q1 और Q2 का सम किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल Q के बराबर हो जाएगा एक्चुअली। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है ना, कि अगर आपके पास कंडक्टर्स है तो कंडक्टर्स में चार्ज को शिफ्ट करना एक से दूसरे पे, पूरा तो नहीं, पार्शली, कुछ हद तक, वो बहुत आसान है। बस आप उनको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो एक, तो एक से चार्ज किस पे चला जाएगा, आराम से दूसरे पे चला जाएगा एक्चुअली, है ना। कुछ खास मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं एक्चुअली। तो लेकिन इसमें अगर आप देखोगे कि एक नुकसान तो है। जो ये ए था, ये मेरा क्या था, एक किस्म से ये चार्जिंग बॉडी था। इसका इस्तेमाल करके आप चार्ज करने वाले थे ना। चार्जिंग बॉडी का चार्ज सेम रहा या कम हो गया, कम हो गया। कम हो गया। कम हो गया ना। बट दैट इज अ डिसएडवांटेज ना एक्चुअली,
कि आप जिस बॉडी को लेके चार्ज कर रहे हैं उसको अपना चार्ज देना पड़ रहा है एक्चुअली, पर मेथड ही उस तरह का, उसमें क्या करोगे एक्चुअली। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हियर चार्ज ऑन चार्जिंग बॉडी डिक्रीजेस। तो कई बार ये पूछा भी जाता है कि मेथड ऑफ कंडक्शन की, चार्जिंग बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन की लिमिटेशन क्या है या उसके डिसएडवांटेज क्या है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज यहाँ पे। लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि इफ A and B are spherical conductors of radii R1 and R2 respectively, then, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है कि जो Q1 और Q2 का सम कैपिटल Q के बराबर है, उन्हीं Q1 और Q2 की रेशो किसके बराबर हो जाती है जी? रेडियस की रेशो के बराबर हो जाती है। ठीक है जी, ठीक है जी। दिस will be studied later। कहां से रिलेशन आया, कैसे आया, ये सारी बात जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसमें पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको जरूरत पड़ती है किसी एक दो क्वेश्चन में, इसलिए मैंने लिख दिया। एक्चुअली ऊपर वाले रिलेशन की भी जरूरत कम पड़ती है, स्पेशल रिजल्ट की जरूरत आपको ज्यादा पड़ेगी। अगर आपके मान लो दोनों के रेडियस बराबर हो तो Q1 और Q2 भी बराबर हो जाएंगे, और रादर जो भी आपका इनिशियल चार्ज था उसका क्या हो जाएंगे जी, वो हाफ हो जाएंगे ना एक्चुअली। तो मतलब कई बार छोटे मोटे क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें जैसे एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उस पे चार्ज 5 कूलम है, उसके साथ एक दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर कांटेक्ट में ले आए, आइडेंटिकल था साइज में, तो पूछ लेते हैं भी इन दोनों पे चार्जेस कितने रहे होंगे। मतलब जो भी इनिशियल चार्ज था उसका हाफ हाफ आ जाएगा दोनों में, अगर रेडियस बराबर है। अगर रेडियस बराबर नहीं है तो फाइनली चार्जेस रेडियस की रेशियो में हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो जी। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया सेकंड मेथड, मेथड ऑफ कंडक्शन। थर्ड हमारा मेथड क्या हो जाता है जी? सर, हाँ जी बेटा। सर अगर दोनों स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल के बने हो पर सेम रेडियस हो, फिर भी चार्ज हाफ हो जाएगा? मटेरियल से मतलब दोनों अलग अलग मेटल्स के बने हो। यस सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मेटल मतलब मेटल है, चाहे वो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ब्रास है, गोल्ड है। ओके सर। फॉर अस मतलब एक्चुअली सभी मेटल्स में ना लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ठीक है मेटल्स थोड़ा बहुत वेरी तो करते ही होंगे, तभी हम कहते हैं ना कि कॉपर इज रिलेटिवली गुड कंडक्टर देन एल्यूमिनियम। बट हमें हमें इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉपर इस्तेमाल कर रहे हो या एल्यूमिनियम कर रहे हो, प्रैक्टिकली दैट विल बी सेम। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली। मतलब अलग मटेरियल अलग, मतलब मेटल होना चाहिए, मेटल अलग हो कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कर सकते कि एक इंसुलेटर है और एक वो है, अगर इंसुलेटर है तो उसमें कंडक्शन वाला मेथड काम ही नहीं करेगा एक्चुअली। बात समझ रहे हो? यस ठीक है जी, सर। ठीक है जी। सर हाँ जी, हाँ जी। सर लास्ट स्लाइड दिखा दो। फिर इससे पिछली वाली भी दिखा दो। चलो जी, मेथड ऑफ इंडक्शन। अब यहाँ पे ना अगर इंडक्शन की बात करूं मैं, देखो तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इंडक्शन होती क्या है। देखो, when a charged body is brought near an uncharged body, ठीक है ना, uncharged body, it exerts forces
on the positive and negative charges of uncharged body in opposite direction. This leads to separation of these charges. This phenomena is known as इंडक्शन, है ना. दिस फिनोमेना इज नोन एज इंडक्शन. चलो समझते हैं, देखो बात को. मान लो ये आपके पास एक अनचार्ज बॉडी है बेटा. दिस इज अनचार्ज बॉडी. आप इसके नजदीक एक चार्ज बॉडी ले आए बेटा, है ना जी. आप इसके नजदीक एक चार्ज बॉडी ले आए. देखो इसमें मान लो चार्ज क्यू है, तो ये हमारी, इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग बॉडी. अब सोच के देखो ना, एक्चुअली इसके अंदर जो मान लो नेगेटिव चार्जेस होंगे उनको ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्जेस क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो नेगेटिव चार्जेस मान लो यहाँ इकट्ठे हो गए थोड़े थोड़े आके ना, सेपरेट हो गए, और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ इकट्ठे हो गए. देखो पर एक चीज सोचो आप, मान लो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू आई है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू आई है. इनको पता है क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंड्यूस चार्जेस. इंड्यूस चार्ज. अब एक चीज देखो, क्या कोई नेट चार्ज जनरेट हुआ है? नो सर. नो सर. है ना, देयर इज नो नेट चार्ज. एक्चुअली कोई नेट चार्ज तो है नहीं है. तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि यहाँ पे क्योंकि नेट चार्ज नहीं है, तो दैट सिंपली मीन्स कि हमने सिर्फ चार्जेस को सेपरेट किया है. चार्जेस दिखने शुरू हो गए, लेकिन अनचार्ज बॉडी पे नेट चार्ज नहीं हुआ. इस फिनोमेना को इंडक्शन बोलते हैं एक्चुअली. मतलब जो आपके सामने हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग दिस एज इंडक्शन. ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन. अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे जो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, और प्लस जो चार्जेस है उनको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है. तो ये फोर्स होगी F1 और ये फोर्स होगी F2. ठीक है जी. तो आप यहाँ पे देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिख सकते हो. इन इंडक्शन नेट फोर्स ऑन इंड्यूस्ड चार्जेस will be either 0 or attractive. ठीक है जी. but will never be repulsive. ठीक है जी. मतलब इंडक्शन की वजह से जो नेट फोर्स यहाँ पे आएगी, या तो वो अट्रैक्टिव होएगी बेटा, या वो जीरो होएगी. रिपल्सिव नहीं हो सकती. कहने का मतलब, या तो ये F1 F2 से बड़ा होएगा, या एट दी मैक्स F1 F2 के क्या होएगा जी, बराबर होएगा. कभी उल्टा नहीं होएगा कि F2 बड़ा हो जाए F1 से. अगर F2 बड़ा हो गया F1 से, तो आप लगेगा ना कि नेट फोर्स क्या है, रिपल्सिव. एक्चुअली रिपल्सिव नहीं होती. एक्चुअली देखो F1 क्यों होगा F1 F2 से, वो बड़ा सिंपल है. नॉर्मली चार्जेस के बीच का फोर्स उनकी सेपरेशन पे डिपेंड करता है. तो सेपरेशन कम होती है तो फोर्स क्या होता है, ज्यादा. ये जो माइनस क्यू आई चार्ज है, ये क्यू के नजदीक है, तो F1 बड़ा ही होना चाहिए F2 से. क्वेश्चन ये होता है कि उस सेंस में तो फिर F1 हमेशा ही बड़ा होना चाहिए. एक्चुअली कई बार ये ऐसा होता है कि जो फोर्स आती है ना, वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट भी आती है कई सिचुएशंस में. तो वैसी सिचुएशंस में F1 और F2 बराबर भी हो सकते हैं. तो यानी देयर आर टू सिचुएशंस, आइदर F1 विल बी ग्रेटर देन F2 और F1 विल बी इक्वल टू F2. बट इन एनी सिचुएशन F2 cannot be greater than F1. तो इसका मतलब नेट फोर्स या तो जीरो होएगी यहाँ पे, या फिर अट्रैक्टिव होएगी, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगी.
देखो मेथड ऑफ जो इंडक्शन का फिनोमिना है वो तो आपके सामने है बेटा जी। अब इसका इस्तेमाल हम लोग चार्जिंग के लिए कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, देखो है ना जी। हाउ डू वी यूज दिस मेथड टू चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये देखो जी, यहाँ पे हम लोग ने पता क्या किया, जैसे मेरे पास ना एक ग्लास रॉड है एक्चुअली, आई हैव ग्लास रॉड, और ये मेरे पास मान लो एक कंडक्टर है ए। तो जब मैं ग्लास रॉड को ए के नजदीक लेके जाऊंगा तो क्या होएगा बेटा, यहाँ पे इस पे इंड्यूस चार्जेस आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, इस तरह से इस पे इंड्यूस चार्जेस आ जाएंगे। अब मैंने पता क्या किया कि इसको ना एक और कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में ले आया, और वो कंडक्टर का नाम क्या पता क्या है, बी है। जैसे ही आप कांटेक्ट में लेके आओगे बेटा, होगा पता क्या, बी से इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, ए में। और जो यहाँ पे ए पे पॉजिटिव चार्ज था, कहाँ पे वाला, ये पॉजिटिव चार्ज पता किस पे चला जाएगा, बी पे, इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको ना सेपरेट करेंगे, देखो मतलब वहीं रखेंगे हम लोग, मतलब पर ए और बी को थोड़ा सेपरेट कर देंगे एक्चुअली। रॉड वही है, तो इससे ये होगा कि यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा एक्चुअली, इस तरह से। और फाइनल स्टेप के अंदर व्हाट विल डू इज, इन द फाइनल स्टेप, कि भैया हम ना ए को और बी को यहां रख लेंगे और रॉड को हटा देंगे। तो उससे ये होगा कि इस पे ए पे नेगेटिव चार्ज ऐसे फैल जाएगा और बी पे भी पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैल जाएगा एक्चुअली, देख रहे हो। ये जो थर्ड स्टेप था, इस थर्ड स्टेप में हमने रॉड को रखा और ए और बी को सेपरेट किया। अगर हम मतलब रॉड को पहले हटा दें ए और बी को सेपरेट करने से पहले, तो भी क्या फाइनली ए और बी पे चार्जेस रहेंगे या नहीं रहेंगे, हाँ भाई नहीं रहेंगे ना। एक्चुअली मान लो आपने यहीं पे रॉड को हटा दिया होता तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस फिर से मिल जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे ये थर्ड स्टेप क्रूशियल है कि आपको रॉड को अपनी जगह रखना है और तब ए और बी को सेपरेट करना है। अगर आपने पहले रॉड को हटा दिया ए और बी को सेपरेट किए बिना, तो फिर वो सारी मेहनत जो है बेकार होगी एक्चुअली। ये हमारा ना एक तरीका है। इसमें एक दूसरा तरीका भी नॉर्मली हम लोग कई बार यूज करते हैं, दैट इज सेकंड मेथड एक्चुअली, मतलब सिमिलर ही है, वैसे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है एक्चुअली इसके अंदर। सर हाँ जी, सर जो थर्ड स्टेप है, हाँ जी, अगर वहां पे जैसे अभी रॉड पड़ी है पर ए पे चार्ज डिस्पर्स क्यों नहीं हुआ? डिस्पर्स नहीं हुआ ना क्योंकि उसने पकड़ के रखा हुआ है ना, खींच के रखा हुआ है ना बेटा, समझ रहे हो नहीं समझे, मतलब उसने रॉड ने अट्रैक्ट करके नहीं रखा हुआ चार्ज अपनी तरफ, यस सर। तो वो वहीं उसी पोजीशन में रहेगा। मतलब ये सर नेगेटिव चार्ज इधर क्यों आया हुआ था, वो खींच के रखा हुआ था सर, लेकिन थर्ड केस में साइड पे पॉजिटिव दोबारा जनरेट हो नहीं सकता। नहीं वो नहीं होएगा ना एक्चुअली, क्योंकि जितना इसने जितना इंडक्शन करना था वो पहले स्टेप में कर दिया ना। ओके सर। मतलब जितना इसने नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर सकता था, जितनी फोर्स लगा के कर सकता था, उतना उसने कर दिया। यस सर। फिर हमने बी की मदद से वो ट्रांसफर कर लिया उधर। तो अब ये एक्स्ट्रा कहां से करेगा, अगर ये एक्स्ट्रा कर पाता होता तो यही नहीं कर देता, इसी स्टेप पे नहीं कर देता। यस मान सर। मान लो आपको यहाँ पे 4 पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं और इसकी स्ट्रेंथ जो थी वो 40 पॉजिटिव साइन जनरेट करने की थी, तो यहीं पे कर दिया होता इसने 40 पॉजिटिव साइंस, यस सर। है ना। अब उसके बाद थोड़ी ना कर पाएगा, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ना बढ़ रही है किसी स्टेप में, स्ट्रेंथ तो उतनी रह रही है। यस सर। समझ आई बात मेरी, नहीं समझ आई? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, ठीक है, अच्छी बात है जी। अब मेरी बात सुनो, जैसे अब ये वाला स्टेप है ना, इसमें हमने पता है क्या किया हुआ है, इसमें हमने ना एक अर्थ का इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब
मतलब हम जो ए वाला कंडक्टर है उसको अर्थ से ज्वाइन कर सकते हैं स्विच की मदद से। तो इनिशियली जब आप रॉड को यहाँ रखोगे तो इस पे नेगेटिव चार्जेस आ गए इस तरह से, और इधर आगे पॉजिटिव चार्जेस, देख रहे हो। फिर अगले स्टेप में हम लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ पे अगले स्टेप में हम लोग ना ये जो अर्थिंग वाला स्विच है बेटा इसको बंद कर देते हैं ऐसे। तो जैसे ही मैं अर्थिंग वाले स्विच को बंद करूंगा, सॉरी, क्या होएगा देखो, अर्थ भी एक कंडक्टर ही होती है, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फ्लो कर जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे बेटा, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो थोड़ी देर के अंदर स्विच अभी बंद ही है, स्विच खुला नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। क्या रह जाएगा जी, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही नेगेटिव चार्ज रहेगा मैं यहाँ पे स्विच को खोल दूंगा बेटा, क्या करूंगा जी, स्विच को खोल दूंगा। अब नेगेटिव चार्ज कहीं पे भाग सकता है कि नहीं भाग सकता है, बताओ पहले तो। नहीं भाग सकता ना अब तो उसके बाद हम लोग पता है क्या करते हैं फिर लास्ट स्टेप के अंदर रॉड को अपनी जगह से हटा देते हैं। तो जब रॉड को अपनी जगह से हटा दिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज रह गया, है ना भाई। तो इस तरह से अगर आप देखोगे इस लास्ट स्टेप के अंदर भी हमारा ए पे रह गया। अगर आप देखोगे ना दोनों मेथड में एक ही फर्क है, फर्स्ट वाले मेथड में जो रोल बी प्ले कर रहा था, सेकंड वाले मेथड में वो रोल कौन प्ले कर रहा है, अर्थ प्ले कर रही है। एक और चीज आप देख सकते हो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे, और वो चीज क्या है, इन दिस मेथड the charging body does not lose its charge, है ना। ठीक है, तो वो बेसिकली अपना चार्ज थोड़ी ना, क्या ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज कम हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या चार्ज तो उतना ही रह रहा है एक्चुअली। तो ये मेथड आप बोल सकते हो इट इज बेटर देन द मेथड ऑफ कंडक्शन एक्चुअली इन दिस सेंस, है ना। तो कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत सिंपल सा मेथड है और इस तरह से आप चार्जिंग कर सकते हो। तो एक चीज तो खैर यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि हमारे पास जो तीन मेथड होते हैं ना, एक तो रबिंग वाला, एक कंडक्शन वाला और एक इंडक्शन वाला एक्चुअली। तो ये तीनों मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमारे पास आता है एक टॉपिक, डिटेक्शन ऑफ चार्ज बाय गोल्ड लीफ इलेक्ट्रो, है ना, डिटेक्शन ऑफ चार्ज बाय गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से डिटेक्शन ऑफ चार्ज जो है वो हम लोग कैसे करते हैं एक्चुअली। क्यों भाई, सोने के पत्तों वाला इलेक्ट्रोस्कोप है भाई ये। नहीं सच्ची में सोने के पत्ते लगे होते हैं इसमें। हाँ जी। सोने के पत्ते क्यों इस्तेमाल करते हैं वैसे, अच्छा मलाइबल और डक्टाइल नेचर के गोल। एक्चुअली मेन बात ये होती है कि इसमें ना जैसे ये जो लीव्स है ना एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि ये जो है ना, ये ना ऐसे खुलना चाहते हैं एक्चुअली, खुलेंगे जैसे ये लीव्स है ना, दे हैव टू मूव अप रोटेट करके इस इंच के अबाउट, तो दे हैव टू मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो अगर हमारे जो ये लीव्स हैं वो हल्के नहीं हुए वेट में, तो ग्रेविटी इसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकती है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको ऐसा रखा होता है एक्चुअली, है ना। ये मेन बात है और कोई चक्कर नहीं है एक्चुअली इसके अंदर, दैट इज ओनली पॉइंट एक्चुअली। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है जी। लो जी, ये हमारा बन गया जी जार जी, है ना भाई। क्यों भाई बन गया जार, ये देखो जी, लो जी, है ना भाई।
देखो जी इसमें होता क्या है, ये होती है जी मेटल नॉब। ठीक है जी बेटा, ये हमारे पास हो गई मेटल रॉड। ये तो दिख ही रहे हैं सोने के पत्ते, गोल्ड लीफ। और ये हमारे पास होता है जी ग्लास का जार। ठीक है जी। अब सिंपल सा अरेंजमेंट है, इसकी मदद से हम कैसे पता कर पाते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है। तो इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर मेरे पास मान लो अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप हो, अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर खुद कोई चार्ज नहीं है। तो देखो जी एक्चुअली बड़ा सिंपल सा काम करता है ये एक्चुअली। लो जी, इसमें ना काम इस रॉड का ही है। ग्लास जार तो सिर्फ वैसे देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है उसका रोल। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ रॉड पे ही फोकस करते हैं और डायग्राम्स में भी रॉड ही दिखा के पासे हो जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो कि यहाँ पे ना मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मैं उसको इसके नजदीक लेके आता हूँ, तो क्या ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके अंदर इंडक्शन प्रोड्यूस करेगी कि नहीं करेगी, बताओ पहले। करेगी ना। इंडक्शन से ऊपर की तरफ कौन से चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव। और नीचे की तरफ कौन से चले जाएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे। तो क्या ये लीव्स आपस में रिपेल नहीं करेंगे, यस सर। यस सर। तो ये डाइवर्ज हो जाएंगे। तो मतलब आपको दिखेगा कि एकदम से लीव्स खुल गए, तो आपको पता चल जाएगा ना कि आपने जो बॉडी नजदीक लेके आया वो चार्ज है। क्या नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाने पे भी ऐसे ही होएगा, सोच के बताओ। मान लो नेगेटिवली चार्ज लेके आए, अब ऊपर की तरफ कौन से चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव। नीचे कौन से आ जाएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव। और बात तो वही है लीव्स तो फिर भी क्या करेंगे बेटा, डाइवर्ज। डाइवर्ज ही करेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है बताओ मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट क्लियर है सबको ये वाला। यस। हाँ भाई, कैसे काम करता है ये। और एक चीज मानो कि मान लो कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो चार्ज है, मतलब उस पे भी पहले से चार्ज है, तब भी सिचुएशन बदल जाती है ना थोड़ी सी। तो देखो जी क्या हो जाएगा, मान लो चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप है, चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। मान लो कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पहले से ही चार्ज है एक्चुअली बेटा। ठीक है जी, कोई बात नहीं जी। अब चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में दो सिचुएशंस हैं देखो। पहले से इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज, मतलब पॉजिटिवली चार्ज भी तो हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी तो हो सकता है ना, क्यों भाई। नेगेटिवली चार्ज्ड, ये देखो जी, ठीक है जी। मान लो ये बेटा पहले से पॉजिटिवली चार्ज था, डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं, या पहले से नेगेटिवली चार्ज था। देखो जी ऐसा है, अगर ये पहले से पॉजिटिवली चार्ज था और आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी उसके नजदीक लेके आओगे तो क्या होगा बताओ, रिपल्शन होएगी। तो वो पॉजिटिव चार्जेस किस तरफ चले जाएंगे भाग के, अगर वो नीचे की तरफ गए तो लीव्स और ज्यादा डाइवर्ज नहीं करेंगे। यस सर। यस सर। तो आप बोल सकते हो ना डाइवर्ज फर्दर। और अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आए तो ये जो नीचे वाले पॉजिटिव चार्जेस हैं ये भी किस तरफ आने की कोशिश करेंगे, और लीव्स क्या करेंगे फिर आपके, कन्वर्ज करेंगे या कोलैप्स करेंगे। दूसरे वाले केस में देखो, अगर पहले से नेगेटिवली चार्ज था और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके नजदीक आए तो ये नेगेटिव चार्जेस किस तरफ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ। और लीव्स क्या करेंगे, कोलैप्स। कोलैप्स करेंगे। और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आया अगर तो नीचे। नीचे की तरफ, और लीव्स क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे जी, डाइवर्ज। और करेंगे डाइवर्ज फर्दर, यस सर। है ना। तो ये हो गया जी एक्चुअली। तो यानी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के केस में क्या होगा वो क्लैरिटी भी आ गई हमारे को। ठीक है जी।
अब यहाँ पे ना एक और सिचुएशन होती है, वो ये है कि कई बार ना हम लोग जो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है उसका एक्सपोजर एक्सरे से करवा दे तो क्या हो जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चंस होते हैं, एक्चुअली क्वेश्चंस में इस तरह से दिया होता है एक्चुअली, व्हेन x-rays falls on charged electroscope, when x-rays falls on charged electroscope। इसमें भी ना इंटरेस्टिंगली दो केसेस है। when jar is filled with the air, है ना जी, when jar is filled with the air। जार ले अपना उठा के, लो उठा के तो लाए नहीं हम लोग, सेलेक्ट कर लिया, उठाया तो है नहीं, उठ गया जी, लो जी, सफाई कर ले इसकी थोड़ी। समझ रहे हो, तो इसके लीव्स थोड़े बहुत डाइवर्जेंट होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और यहां से गिरी थी एक्सरे, एक्सरे काफी हाई एनर्जी होती है, तो यहाँ पे आप पता क्या बोलोगे, देखो हेयर एक्सरेज will ionize the air ठीक है, this leads to, ठीक है जी, न्यूट्रलाइजेशन of charge on electroscope। due to this leaves of electroscope will collapse। ठीक है ना जी, कैसे जी, देखो बड़ा सीधी सी बात है एक्चुअली, एक्सरेज ना काफी हाई एनर्जी होती है एक्चुअली, तो जब वो एयर में ट्रेवल करती हैं दे स्टार्ट क्रिएटिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। समझ रहे हो, इस तरह से। अब जो ये नेगेटिव चार्जेस है, ये नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रोस्कोप के पॉजिटिव चार्जेस के साथ मिलकर उनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर वो न्यूट्रलाइज कर देंगे तो लीव्स क्या करेंगे बेटा, कोलैप्स ही करेंगे ना एक्चुअली। तो यानी कि अगर हमारा चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है और एक्सरेज का एक्सपोजर आप करोगे तो लीव्स विल डेफिनेटली कोलैप्स ओवर देयर। अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये होती है ना, जैसे ये एक सिचुएशन है, अच्छा लोग फिर पता क्या करते हैं, कहते हैं मान लो अगर एयर ना हो तो क्या होएगा, वो हमारा क्या हो जाता है जी, सेकंड सिचुएशन, व्हेन जार इज एम्प्टी। जार इज एम्प्टी, कोई हवा नहीं है उसके अंदर, वैक्यूम है बेसिकली, हमने उसको क्या कर दिया जी, वैक्यूम बना दिया जाए। अच्छा वैक्यूम ही क्रिएट कर दिया तो फिर जार का रोल तो खत्म ही हो गया, फिर जार का हमने करना भी क्या एक्चुअली, खाली ये रॉड वाला अरेंजमेंट ले लो बस, और कुछ नहीं करना। क्यों भाई, ये दिखा दो खाली बस, ये देखो, ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। क्यों भाई, बड़ी अच्छी बात है यार। अब मान लो इस पे एक्सरेज फॉल कर रही है इधर से, आयनाइजेशन होगी कि नहीं होगी, अब कहां से होगी, एयर तो है नहीं। क्यों भाई, एयर तो है नहीं, फिर होगा क्या एक्चुअली, मैं बताता हूँ। हेयर एक्सरेज will cause photoelectric effect when they fall on metal।
ड्यू टू दिस electrons will be ejected from electroscope. तो मुझे एक बात बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ा ही होगा कभी ना कभी, हाँ भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब हाई एनर्जी फोटॉन्स मेटल पे फॉल करते हैं, सो दे इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। एक्सरेज तो बहुत ज्यादा एनर्जी के होते हैं, तो यही एक्सरेज जब फॉल करेंगे, अब आयनाइजेशन तो हो नहीं रही, तो मेटल पे जब फॉल करेगी एक्सरे जाके, तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देगी, तो ये पहले वाले केस में जब ये पॉजिटिवली चार्ज था, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो क्या ये और पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो जाएगा? यस सर इसके लीव्स क्या करने चाहिए फर्दर? डाइवर्ज। दूसरे केस में वो पहले से नेगेटिवली चार्ज था, इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो वो लेस नेगेटिवली चार्ज हो गया या मोर नेगेटिवली चार्ज? लेस नेगेटिवली चार्ज। तो लीव्स क्या करेंगे? कोलैप्स। कोलैप्स। ठीक है जी। तो आप देखो जी, इफ electroscope is initially positively charged, its leaves will diverge further, and if electroscope is initially negatively charged, its leaves will collapse, है ना? Its leaves will collapse। समझ आ गया? एक्चुअली देखो, वैसे मैं अगर आपको बताऊं, इलेक्ट्रोस्कोप का जो टॉपिक है ना बेटा, वो सिर्फ ये वाला है, फर्स्ट वाला जो पार्ट हमने किया ना, अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, दैट्स इट। थ्योरी ये है। ये जो मैंने आपको सेकंड करवाया चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, या ये जो मैंने एक्सरे वाले 2 केसेस कराए, ये एक्चुअली क्वेश्चंस की फॉर्म में होते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है ना कि बच्चे खुद से कई बार जज नहीं कर पाते। ऑब्वियस ही बात है, ये फर्स्ट वाला तो फिर भी जज कर ले बच्चा थोड़ा सा, आयनाइजेशन, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बिल्कुल ही जज ना हो बच्चे को, तो इसलिए हम लोग इसको एज अ थ्योरी करा देते हैं। एक्चुअली इसमें और ज्यादा कुछ क्वेश्चंस बनते नहीं है। एक छोटे से सवाल का जवाब दो, क्या ये जो फर्स्ट वाला केस था, इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा होगा जब जार में एयर थी? हाँ भाई, सर रिलेटिवली कम हो रहा, मतलब वो ना डोमिनेटिंग नहीं था, एक्चुअली बहुत कम था। मतलब आयनाइजेशन इतनी ज्यादा थी कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ओवरकम कर ले रही थी। दूसरे केस में आयनाइजेशन गायब होगी, बचा ही कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक। तो फोटो इलेक्ट्रिक बचा, तो वही आपको डेफिनेटली नजर भी आएगा। समझ आ गया बेटा जी? क्लियर है सबको ये वाला? हाँ जी सर, जो पॉजिटिव चार्ज हमारे सेकंड केस में एक्यूमुलेट हो रहा है जार के अंदर, सेकंड केस कौन सा? नहीं, जो आपने इससे पहले जार वाला करवाया था जिसमें एयर थी, सर उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे इलेक्ट्रोस्कोप पर? सेकंड यही वाला कह रहे हो ना आप, या कौन से वाला कह नहीं रहे हो? सर, जिसमें एयर थी फर्स्ट केस, ये वाला। हाँ हाँ हाँ, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो पॉजिटिव चार्ज एयर में है ना, एक्चुअली इलेक्ट्रोस्कोप पे नहीं है ना। सर उससे नहीं मतलब कोई चार्ज क्रिएट हो सकता है इलेक्ट्रोस्कोप पे दोबारा? नहीं, वो बहुत कम होता है ना, इतना ज्यादा थोड़ी होता है कि एक्चुअली वो इंडक्शन कॉज करेगा कुछ उस तरह से। और वो तो वैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, मतलब अंदर एयर में यूनिफॉर्मली सी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी उसकी, तो वो कुछ खास कर नहीं पाएगा ना एक्चुअली, है ना? मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज इधर है, एक इधर है, तो ये वाला भी खींच रहा है अपनी तरफ, वो भी खींच रहा है, तो इस रॉड पे तो नेट इफेक्ट 0 ही आ गया ना उसका, है ना? ओके सर, ठीक है ना? थैंक यू सर। ओके जी, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ। हाँ जी सर, आपने क्या रीजन दिया था आपने गोल्ड लीव्स क्यों यूज किए हैं, प्लीज बता सकते हो? कम वेट से बड़े बड़े पत्ते बना सकते हैं ना एक्चुअली। तो जब इनको लीव्स को डाइवर्ज करना होगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट करना होगा ना, तो अगर इनका वेट ज्यादा होगा तो फिर वो दिक्कत करेगी ना ग्रेविटी, है ना? ठीक है सर। ठीक है जी। कूलम्स लॉ एक्चुअली अगर देखा जाए ना, ठीक है, हम लोग शुरू में अच्छा खासा टाइम चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज,
है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग, गोल्डी, फिर इलेक्ट्रोस्कोप, इस पे अच्छा खासा टाइम लगा देते हैं एक्चुअली। वो जरूरी भी है क्योंकि हमारा +2 का 70% सिलेबस डायरेक्टली इनडायरेक्टली चार्ज से रिलेटेड होता है, तो कम से कम चार्ज के बारे में नॉलेज तो ठीक ठाक होनी चाहिए हमारी। पर ना अगर आप देखोगे इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कूलम्स लॉ से, है ना। तो ये है क्या बेसिकली, दिस लॉ gives an expression of force between two point charges at rest। तो 2 पॉइंट चार्जेस जो रेस्ट पे हैं उनके बीच का फोर्स, एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डी ऑक्सटेन कूलम, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये डिस्कवर किया कि 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, ठीक है जी, उनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी। हमने ये तो पढ़ा है ना कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, बट वो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा वो इन्होंने डिस्कवर किया था एक्सपेरिमेंटली। तो इन्होंने देखा कि जो फोर्स है वो इन मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करेगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। सो दिस इंप्लाइज, अगर आप फोर्स को यहाँ पे एक एक्सप्रेशन की टर्म में लिखना चाहें तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है जी। F क्या है यहाँ पे, F इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना, F इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और K यहाँ पे एक किस्म से क्या हो गया बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसका हम इस्तेमाल कम करते हैं, K की वैल्यू पता है किसके बराबर होती है, 1 के। तो फोर्स का एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओगे, यहाँ पे फोर्स किसमें कैलकुलेट होएगी, टाइम्स में। टाइम्स चार्ज आपको कैसे लेना पड़ेगा, स्टैट कूलम स्टैट कूलम में, और सेपरेशन सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स में। एक्चुअली देखो फोर्स का एक्सप्रेशन देखने में काफी सिंपल तो लगता है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, बट जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं फॉलो करते, हम लोग ऐसा सिस्टम करते हैं, तो हमें पढ़ना भी वही पड़ता है फिर एक्चुअली, है ना जी। तो यहाँ पे अगर देखें ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या आएगा, इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में K की वैल्यू हो जाती है, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, एंड दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हो जाता है जी K का एक्सप्रेशन, समझ रहे हो। यस अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि एक ये चीज क्या है हेयर, ये जो चीज है इसकी वैल्यू देखो किसके बराबर हो जाएगी, 36 पाई 10⁹ कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर is known as permittivity of free space। देखो हमारे लिए ना ये सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली ये क्या है ना, ये आपको ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिल्कुल लास्ट में जाके थोड़ा पता चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं पता चलेगा, और रादर इसके बारे में ज्यादा आपको पता चलेगा जब हम मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे, मैग्नेट्स वाला, वो काफी लेट आएगा एक्चुअली। बुक्स में इसके बारे में कुछ कुछ लिखा होता है, कई जगह पे गलत लिखा होता है, कई जगह पे पूरा नहीं लिखा होता, दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन।
तो इसीलिए बेटर ये होता है कि आप इसको ना सिंपली एक कांस्टेंट मान के चलो, उससे ज्यादा आपका कोई रोल भी नहीं है इसको समझने में कि एग्जैक्टली है क्या। हाँ, इसका नाम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम लोग ना एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं एक्चुअली, एप्सिलॉन नॉट। मतलब मैं इसको एप्सिलॉन एप्सिलॉन बोल देते हैं कई लोग, उस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपका जो फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, दैट कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। समझ में आ गया बेटा जी? तो ये एक्सप्रेशन आ गया जी मेरे पास। देखो, इसी एक्सप्रेशन का ज्यादातर आप इस्तेमाल करोगे क्योंकि हम लोग SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में काम करते हैं। वैसे अगर आप देखोगे क्या ये एक्सप्रेशन देखने में जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसके जैसा लगता है बिल्कुल देखने में? क्या भाई? Yes, sir. मतलब K की जगह बेटा वहां पे G आया हुआ है और Q1 Q2 की जगह वहां पे क्या आया हुआ है? M1 M2। हाँ. तो इसमें कोई हैरानी नहीं है। जब ये कूलम्स ने ये लॉ एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया, न्यूटन ने वो लॉ थ्योरेटिकली डिस्कवर किया, तो कूलम ने इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करके न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी वेरीफाई किया था। बात समझ रहे हो? यानी कूलम ने ये लॉ थ्योरेटिकली डिस्कवर नहीं किया, एक्सपेरिमेंटली किया, पर उन्होंने अपने ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप से न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी वेरीफाई किया, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द एक्सप्रेशंस ना। तो फिर वो कर सकते हैं, जो इसमें काम करेगा एक्सपेरिमेंट वो उसमें भी कर जाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे आपको चार्ज्ड स्फीयर्स लेने थे, वहां पे आपको सिंपली मैसिव स्फीयर्स लेने हैं, बाकी काम कर जाएगा एक्चुअली आपका। ठीक है जी, वेरी गुड जी। अब यहाँ पे ना इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम फोर्स ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स फोर्स। जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे ही कूलम्स फोर्स की प्रॉपर्टी भी पढ़ डालेंगे। देखो देखो जी, पहली प्रॉपर्टी क्या है? देखो जी, इट मे बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये तुम बताइए। लाइक चार्जेस विल रिपेल, अनलाइक चार्जेस विल attract. It is a long range force and it obey inverse square law। हाँ भाई, inverse square law क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर सर। जो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं एक्चुअली। और लॉन्ग रेंज आपको समझ में आ ही रही होगी, जब तक ये सेपरेशन हमारी इनफाइनाइट नहीं हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये कूलम फोर्स भी हमारी एक लॉन्ग रेंज फोर्स हो जाती है एक्चुअली। थर्ड, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्लोज्ड पाथ के लिए क्या जीरो? वर्क डन। वर्क डन जीरो। क्लोज्ड पाथ के लिए इस फोर्स का वर्क डन जीरो आएगा। अदरवाइज इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। It is a central force, that is, it acts along the line joining centers of two charges। तो मतलब सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्स लगेगी। फिफ्थ, it obeys Newton's third law of motion। Newton's third law of motion क्या होता है भाई? और एवरी एक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर।
एक्शन रिएक्शन होता है जी, एक्शन रिएक्शन, है ना। एक्शन जैक्सन नहीं होता, एक्शन रिएक्शन। ये देखो जी, कहानी ये है कि Q1 अगर Q2 पे F फोर्स लगा रहा है तो Q2 भी Q1 पे F फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में। बाकी बात तो है वो सेम है एक्चुअली। ठीक है जी, ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई जी एक्चुअली। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो जी फिर, फोर्स बिटवीन 2 point charges is independent of presence of other charges। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है जी। ड्यू टू दिस Coulomb's force obey superposition प्रिंसिपल, है ना। कूलम फोर्स ओबेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या जी? कहानी देखो, मान लो एक चार्ज क्यू है, हाँ भाई, एक चार्ज है क्यू, और बाकी कुछ और चार्जेस भी हैं। जैसे मान लो एक चार्ज है Q1 R1 डिस्टेंस पे, एक चार्ज है Q2 R2 डिस्टेंस पे, एक चार्ज है Q3, है भाई, R3 डिस्टेंस पे। तो Q1 जो फोर्स लगाएगा ना Q पे, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि Q2 और Q3 प्रेजेंट है, यानी Q1 और Q की फोर्स कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो अब देखो जी, ये लगे Q1 और Q की फोर्स, इसी तरह से Q2 और Q की फोर्स, इसी तरह से, हाँ भाई, Q3 और Q की फोर्स। तो ये वाली फोर्स मान लो F3 है, ये वाली फोर्स मान लो F2 है, और ये वाली फोर्स मान लो F1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी नेट फोर्स आएगी वो इन सभी फोर्सेस का क्या आ जाएगी बेटा? वेक्टर सम आ जाएगी, है ना। वो इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम आ जाएगी। समझ में आ गया बेटा जी? ये आ जाएगी, है ना, इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम हो जाएगी एक्चुअली। तो इसका मतलब बेशक से कूलम्स लॉ हमें सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का एक्सप्रेशन देता है, बट वो साथ में ये भी है कि 2 चार्जेस का फोर्स क्योंकि तीसरे के इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब किसी भी एक चार्ज पे चाहे आपको हजारों चार्जेस की वजह से फोर्स निकालनी हो, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। अब इसके बाद ना आप 7th प्रॉपर्टी देखो जिसकी क्या है। ठीक है जी, Coulomb's law gives expression of force which is valid for 2 point charges, which is valid for 2 point charges, है ना। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए ही सिंपली वो वैलिड होता है। ठीक है जी, बट we get a similar relation for 2
uniformly charged spherical bodies, uniformly charged spherical bodies with separation between their centers is equal to or more than sum of their radii. ठीक है जी, इक्वल टू और मोर देन सम ऑफ देयर रेडियाई. कैसे है? लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल explain you. तो जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, रेडियस इसकी r1 है, इसकी r2 है, तो सेपरेशन तो आप देख ही सकते हैं कि r1 प्लस r2 से बड़ी है. ये वाला स्फीयर भी हमारा चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए नहीं लगा सकते ऐसे. ये भी चार्ज है, देखो ये हमारा क्या हो गया, Q2. तो यहाँ पे जो फोर्स मेरे पास आ रही है किसके बराबर आ रही है, K Q1 Q2 बाय टू बाय आर स्क्वायर. तो इसमें ना अगर आप देखेंगे तो दो कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन क्या है कि फोर्स बिटवीन मतलब जो स्फीयर्स है वो आप इसी तरह से तब लिख पाएंगे अगर ये दोनों स्फीयर्स क्या आएंगे बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज रहेंगे. अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हैं तो आप नहीं लिख सकते हैं. और दूसरा, इनके बीच का सेपरेशन भी क्या होना चाहिए, डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए. सेपरेशन बिटवीन देम शुड बी मोर देन सम ऑफ द रेडियाई, या इक्वल टू भी हो सकता है. यानी जब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, टच कर रहे हो एक्चुअली, है ना. एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर रखा हुआ है तो आप इसको डेफिनेटली यूज नहीं कर सकते. समझ में आ गया बेटा जी? तो आप इसको यूज नहीं कर सकते. तो देखो जी, एक्चुअली ये हमने कुछ मेन जो प्रॉपर्टीज है ना, इनको हमने लिख लिया. देखो यहाँ पे, ठीक है ना. इसमें ना दो प्रॉपर्टीज और हैं. एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना जी, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. इसकी कोई खास एप्लीकेशन तो होती नहीं, बस ये चीज जरूर है कि स्कूल में कई बार इसको जरूर पूछ लेते हैं, इसका डेरिवेशन सा, और कुछ नहीं है. देखो जी, मुश्किल नहीं है डिराइव करना, बहुत आसान है वैसे रादर. ये देखो, मान लो यहाँ पे Q1 है, ये तुम्हारा Q2 है, ठीक है जी. ये तुमने क्या किया, Q1 का पोजीशन बना लिया R1. सिमिलरली ये किसका बना लिया तुमने, Q2 का पोजीशन वेक्टर बना लिया R2. मान लो ये R21 है, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. अब एक चीज बताओ, Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लगेगी वो किधर को लगेगी, इधर को ही लगेगी ना. देखो हाँ भाई, दैट विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये फोर्स क्या हो जाएगी, F21. यही होगी जी एक्चुअली. तो अब एक चीज सोच के देखो यहाँ पे सबसे पहले कि एक तो आप यहाँ पे देखो ना कि फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, हाँ भाई बताओ इनमें रिलेशन क्या क्या है. R21 प्लस R1 किसके बराबर हो गया, R2 के. तो R21 किसके बराबर हो गया, R2 माइनस R1 के. अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे ये लिखना ठीक है कि जो F21 है मैग्नीट्यूड में किसके बराबर हो जाएगी, देखो सिंपली K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. R पता है किसके बराबर है, ये वाला R है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन.
तो इसका मतलब अगर आप फॉर्म में लिखना चाहते हो इसको, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना पड़ेगा आपको? एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत आसान होता है ना बेटा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? यूनिट वेक्टर से। तो मैग्नीट्यूड तो आपका हो गया k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी r का यूनिट वेक्टर। तो किसके बराबर हो गया? देखो जी, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा जी r वेक्टर बाय r, ये हो जाएगा जी k q1 q2 बाय r क्यूब, और ये r का वेक्टर। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे r है क्या? बेसिकली r वेक्टर बेसिकली यहाँ पे r21 है, जो किसके बराबर हो गया? माइनस r1। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ये फोर्स है F21 किसके बराबर आ जाएगी? देखो ये k q1 q2 डिनोमिनेटर में आ गया, ये मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा आपको इसका। r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, इसका क्यूब, और ऊपर आ गया r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। आ गया भाई, ये आपका देखो वेक्टर फॉर्म में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर F21 की जगह F12 ले लेता तो क्या आता है एक्सप्रेशन? हाँ भाई, सिमिलरली अगर मैं F12 ले लेता तो ये बन जाता है एक्सप्रेशन k q1 q2, नीचे आ जाता, देखो जी मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड में तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो r2 माइनस r1 ही लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर क्या आ जाता? r1 माइनस r2 लिखना पड़ता ना आपको, जो कि और कुछ नहीं है, नेगेटिव ऑफ F21 है। क्यों भाई, यही है। तो इससे अगर आप देखोगे न्यूटन का थर्ड लॉ भी डेफिनेटली यहाँ से प्रूव हो जाता है एक्चुअली। तो कई बार ना होता बस कुछ नहीं है, हमने तो खैर इसका कोई इस्तेमाल नहीं करना बेटा, अगर आप मुझसे पूछो तो हमें तो कोई इस्तेमाल नहीं है इसका, कोई एप्लीकेशन नहीं है, एक भी क्वेश्चन ना मिले इसके ऊपर शायद तुम्हारे को, क्योंकि हम लोग पता है क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड खुद से देखते हैं, लिखते हैं k q1 q2 बाय r स्क्वायर से, और डायरेक्शन डायग्राम में देख लेते हैं भी किधर को आएगी फोर्स, और वेक्टोरली खुद से ऐड कर लेते हैं। तो हमें इस वेक्टर फॉर्म की तो कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है कभी, रादर ये कॉम्प्लेक्स भी है, देखने में अप्लाई करने में भी कॉम्प्लेक्स ही लगेगी आपको। पर ये होता है कि स्कूल्स में कई बार होता है ना, डिराइव अ रिलेशन फॉर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो ये उसका डेरिवेशन है और कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड का पेपर भी तो हमारा है ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाता है। प्रॉपर्टी रहेगी हमारी कि मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है कूलम्स लॉ पे या फोर्स पे या चार्जेस पे, वो फिर डेफिनेटली आपको आज तो नहीं करा पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में करा देना मैंने, तो वो करा दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ना, फिर उसके बाद अपना फिर देखेंगे। तो आप ना देखो, एक तो सेकंड आरपीएस कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड आरपीएस, और ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट टॉपिक कर सकते हो। सेकंड टॉपिक जो है ना वो कूलम्स लॉ पे बेस्ड है। कूलम्स लॉ ना अच्छा बड़ा टॉपिक होता है, अभी तो मैंने आज शुरू किया है, अभी तो प्रॉपर्टीज नहीं पूरी करी, फिर इसके काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे तो तब भी नहीं हो पाएंगे, फिर मे भी उससे अगली क्लास में भी कुछ जाएगा, तो फिर देखेंगे एक्चुअली। ठीक है, चलो जी, बेल भी हो गई है, अब तुम्हारी फिर वही कल की तरह ब्रेक है, वही तुम्हारी 25 मिनट की ब्रेक है, तो 11:05 पे आप दोबारा से इसको क्लास को रिज्यूम कर सकते हो आप एक्चुअली, ये क्लास बंद कर दी जाएगी एक्चुअली। ठीक है, चलो फिर बंद कर दूं मैं इसको। हाँ जी, प्रॉपर्टीज वाली स्लाइड दिखाना, ये वाली। हाँ जी सर। सर कूलम्स लॉ वाली भी दिखा दो। सर गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट वाली भी।